स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए लेखिका कहाँ जाती है और किस तरह से अपने सफर को पूरा करती है। तो कल तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। क्या था कि मैंने आपको बताया था इधर की तरफ लेखिका कह रही थी कि हिमालय, अब उसके लिए हिमालय ही नहीं दर्शन बन गया था। तो वो अब आगे जो सफर कर रही है उसमें कह रही है कि अंधेरा होने से पहले ही, पूरी तरह से रात नहीं हुई थी, पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती यानी अपन कहते हैं कि जिस समय ज्यादा अंधकार होता है ना उस समय हमको राह स्पष्ट नजर नहीं आती है। तो हम जो चलते हैं ना तो कहीं थोड़ा बहुत पैर भी इधर उधर चला जाता है तो डगमगाती हुई, तो डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। इधर उधर डगमगाती हुई तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को, जहां नदी बह रही थी उस नदी के पास में किनारे पर बैठ गई और बैठने के बाद में बहते पानी को अपनी अंजुली यानी ये अपन जो बोलते हैं ना तेली को इस तरह से जो बोलते हैं इसे अंजुली बोला जाता है, अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। ऐसा लगा, देखिए मैं आपको एक चीज और बता रही हूं कि इसने कहा है कि अतीत भीतर धड़कने लगा। इसका तात्पर्य ये है कि हमारा अतीत यानी हमारे अंदर जितनी भी बातें हैं, अतीत यानी पुरानी चीजें, जो हमारे अंदर जितना भी हमने जीवन के अंदर जो भी किया है, जो भी हम मतलब जिस तरह से अनेकों अक्षम्य अपराध जो किए हैं, जो कोई और दुष्कृत कर्म हुए हैं, तो वो चीज जो है वो कह रहा है मेरा अतीत भीतर धड़कने लगा। मैंने जो जो गलत कार्य किए थे वो सारी चीजें अंदर से खलबलाने लगी। स्मृति में कौंधा, मस्तिष्क में विचार आया। स्मृति में कौंधने का मतलब मस्तिष्क में विचार आना। मस्तिष्क में विचार आया कि एकदम से वो लपकी और सोचा कि हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर, वाकई में ये बात जो मतलब आप ये समझिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऋषि हैं, महात्मा हैं, तपस्वी हैं, साधारण घर के लोग भी, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी, तो सभी लोग ऐसे होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, किसी प्रकार का कोई नियम करते हैं, व्रत करते हैं या धर्म करते हैं, जो भी कोई आस्था से डूबा हुआ कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के बाद में हमें अंजुली में जल लेकर के हमने जो भी कुछ किया उसका तर्पण करना पड़ता है। अर्थात हमें उस चीज का संकल्प लेना पड़ता है। हम अंजुली में पानी रखते हैं, आप चावल डालो चावल, गेहूं डालो गेहूं, पैसे रखने हैं पैसे, ये सारी चीजें रखने के बाद में हम जो भी आपका दिन है, वार है, आपका तिथि है, आपकी जो भी पक्ष चल रहा है आपका, वो जिस मुहूर्त में आप कर रहे हो वो सारी चीजें बोली जाती है। तो वही हुआ, उसने बताया कि हमारे यहाँ यानी ग्रंथों के अंदर भी और धर्म के अंदर भी यहाँ जल को हाथ में लेकर के संकल्प किया जाता है कि क्या, अब वो सोच रही है कि हमारे यहाँ संकल्प तो किया जाता है, लेकिन मैं क्या संकल्प करूं? मेरी स्मृति एकदम से मतलब मैं चक्कर खा रही हूँ कि मैं क्या संकल्प करूं। इतने बड़े धार्मिक स्थल पर मैं आई हूँ और दूसरी चीज यहाँ इस पवित्र नदी के यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, इस नदी के पास में बैठ करके इस धार्मिक स्थान में मैं आके क्या संकल्प करूं, क्या बोलूं। तो वो अंदर ही अंदर सोचने लगी, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। सोच तो बहुत रही थी, विचारों में बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर एक हलचल बनी हुई थी।
संकल्प की स्थिति में नहीं थी, भीतर थी सिर्फ और सिर्फ एक प्रार्थना। मेरे भीतर सिर्फ और सिर्फ एक प्रार्थना थी, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। देखो मैंने आपको बताया था कि एक नेपाली युवती से उसने वो प्रार्थना सीखी थी कि साना साना हाथ जोड़ी कर दो प्रार्थना हमरो जीवन तिम्रो कुशल। इस तरह की उसने प्रार्थना सीखी थी कि हे ईश्वर, मैं अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके आपसे अनुनय विनय करना चाहती हूँ कि मेरा पूरा का पूरा जीवन, ईश्वर ने जितना भी जीवन मेरा इस धरती के ऊपर दिया है वो पूरा का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों के लिए ही समर्पित हो। तो वही चीज उसके हृदय के अंदर, वही प्रार्थना कहीं ना कहीं घूम रही थी मस्तिष्क के अंदर। तो वो कह रही थी कि मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी, भीतर थी तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। मैं इतनी मजबूत नहीं थी, मैं बहुत मतलब कमजोर थी और वही प्रार्थना मेरे ओठों पर आ रही थी। भीतर मेरे सिर्फ एक प्रार्थना कि मेरे भीतर का सारा हलाहल का मतलब होता है जहर, और यहाँ कोई वो जहर नहीं है जिसे आप ये समझो कि कोई विष हो, जैसे मतलब अपन अपने अंदर भर रहा है और अपन उसे पीने के बाद में मर जाए, नहीं वो विष नहीं। ये विष वो विष है कि जिसके अंदर दुष्ट वासनाओं वाली भावना है, यानी काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो कि हर व्यक्ति के अंदर निवास करती हैं। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति के अंदर निवास करती हैं। कोई तो ऐसा होता है कि इनके ऊपर वह विजय प्राप्त कर लेता है, उसके अंदर इतनी दृढ़ता होती है, इतनी मजबूती होती है कि वह उनके अंदर विजय प्राप्त कर लेता है। और कोई इन्हीं के वश में आकर के इनके वशीभूत होकर के वह उनके अकॉर्डिंग कार्य करने लग जाता है। और हम सब लोग इन्हीं वासनाओं के वशीभूत होकर के जितने भी गलत कार्य करते हैं, दूसरों के लिए गलत सोचना, दूसरों के लिए गलत करना, दूसरों के प्रति मन में बुरी भावना रखना, अपने से छोटा दूसरों को समझना, हीनता की भावना होना, ये व्यक्ति गलत है ऐसा सोचना और झूठ बोलना, इस तरह के दुष्कृत जितने भी कर्म हैं, हम इस तरह के जितने भी कार्य करते हैं, ये हमारे अंदर जहर के समान बढ़ रहे हैं। तो वो कह रही है कि भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं, मैंने आपको पीछे बताया था और लिखवाया भी था, बुरी भावनाएं, अपने अंदर जितनी भी बुरी वासनाएं, बुरी भावना होती है, जो कि मैंने भी आपको पूरी विस्तृत रूप में बताया है, वही चीज, सारी तामसिकताएं, जितनी भी बुरी मेरी अंदर भावनाएं हैं, बह जाए। जिस प्रकार से ये देखिए, हम एक जगह पर बैठे हैं और एक जगह पर बैठ के यदि हम कोई नदी है, कोई तालाब है या कोई भी चीज है, हम यदि वहां पर अपने वस्त्रों को धो रहे हैं तो निश्चित है कि वो जगह, अपना जो पानी है वो मटमैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। लेकिन पानी की प्रकृति है बहना, पानी की प्रकृति है बहना। अभी मलिन कर दिया तो वो फिर आगे बह जाएगा, फिर आपको वही निर्मलता उसमें नजर आएगी। तो वही चीज है कि जिस प्रकार से ये नदी गंदगी को साथ में बहा करके ले जाती है और फिर साफ, निर्मल, पवित्र और स्वच्छ नजर आती है, उसी प्रकार से हे तीस्ता नदी, मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे अंदर जितनी भी तामसिकताएं हैं, जितनी भी दुष्ट भावनाएं हैं, जितना भी हलाहल जहर मेरे अंदर भरा हुआ है, वो भी इस तीस्ता नदी के जल की बहती धारा में बह जाए और मेरा जो मन है, मेरा जो स्वभाव है, वो बिल्कुल निर्मल, पाक और पवित्र हो जाए। रेखांकित कर लीजिएगा, मैंने पूरा समझा दिया है आपको कि वो क्या चाह रही है। ये डैश 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 जो लगा हुआ है, इसके अंदर उसने बहुत कुछ बोला है, तो आप लोग रेखांकित कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर पंक्ति का आश्रय आता है या कोई क्वेश्चन बना करके आता है तो आप इजीली उसको दे सकते हैं। देखिए, बह जाए इसी बहती धारा में, तो आपने समझ लिया पूरा कि किस तरह से और क्या बताया है इसके अंदर। अब आगे देखिए, रात धीरे धीरे गहराने लगी, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, रात होने लग गई थी, रात गहराने लगी थी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया, कोई कपड़े का कंबल नहीं, किसी कपड़े का कंबल नहीं, बल्कि क्या हुआ, अंधेरा होने लग गया और ऐसा लग रहा था कि श्वेत
चमकते हुए वैभवपूर्ण संपन्न हिमालय ने मानो काला कंबल ओढ़ लिया है। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। देखिए पहाड़ी जगह थी, जंगल था, सुनसान इलाका था और जगह जगह पर श्वेत बर्फ के हिमालय थे। आपको नजर आ रहा था बहुत ऊंची मतलब घाटियां थी, चारों तरफ झरने बह रहे थे, तिस्सा नदी अपने फुल वेग के साथ में बह रही थी। तो ये सारी सुंदरताओं के साथ में रात में सारी मतलब जैसे जो आपने देखा होगा एक मशाल रूप में गोल लंबी होती है, एक मशाल के रूप में ऐसे बड़े बड़े लुमके जला लिए और जलाने के बाद में जितनी भी वहां आदिम बस्ती के जो लोग थे वो सभी सम्मिलित हो गए, वहां पर सभी इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद में जितेन नार्गे जो कि पहाड़ी प्रदेशों का ही था, जितेन नार्गे आया और अपने साथ में बहुत सारे संगी साथियों को ले लिया और लेने के बाद में उसने पूरी रात नाचना और गाना शुरू कर दिया। ऐसे पहाड़ी प्रदेशों में रात में जब बहुत तेज ठंड हो और चारों तरफ मशालें जल रही हो, बीच में लकड़ियां जल रही हो और आप पूरी मतलब उस रात का मजा ले रहे हैं, आप नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो मतलब वो बहुत सुंदर एक रात हो जाती है। तो वही चीज है कि जितेन ने ये काम किया तो रात मनमोहक और महकने लगी थी। एक रात का जो नजारा था वहां पर वो दिन से कोई कम नहीं था, बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी। वो मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण का मतलब होता है फैलाव होना, प्रभाव होना। मस्ती यानी जोश, मादकता यानी नशा। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बना करके नाचने लगे। यानी कहने का तात्पर्य है पहाड़ी प्रदेश की आदिम बस्ती के लोग तो वहां सम्मिलित थे, वहां थे ही सही, लेकिन इसके अलावा हम जितने भी लोग थे जैसे ही वहां नाच गान शुरू हुआ हम एक एक करके वहां सरकते चले गए और उसमें सम्मिलित हो गए और हम वैसे ही पूरी मादकता के साथ में, पूरे नशे के साथ में वहां पर झूमने लग गए और नाचने लग गए, गोल गोल घेरा बना करके। इस तरह से बीच में आग जल रही थी, मशालें भी जल रही थी और हम नृत्य करने लग गए। मेरी 50 वर्षीय सहेली जो अभी हमने यहाँ तक नहीं पढ़ा था, अब अचानक ही उसकी सहेली का जिक्र आ गया है कि जो आपने देखा जो लेखिका जो थी, लेखिका के साथ में एकदम से जितेन आया और जितेन के साथ में ये उसकी सहेली आ जाएगी मणि, जो कि उसके साथ साथ सफर कर रही थी। लेकिन हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या विशेषता है। देखिए कि 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए, कुमारियों को यानी जो कम उम्र की लड़कियां हैं, देखिए उसकी उम्र तो ज्यादा थी यानी वो 50 की थी, लेकिन उसकी जो मतलब कार्य थे वो किसी मतलब एक जवान यंग व्यक्ति से कम नहीं थे, यंग लड़की से कम नहीं थे। जो एक 18-20 साल की लड़की नृत्य करेगी वो मतलब इस मणि ने 50 साल की उम्र में उन लड़कियों को भी मात कर दिया। इतना खूबसूरत नृत्य इसने वहां पर किया था। तो बता रही है ये कि सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया, वो शानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब आबाक यानी मतलब एकदम से चौकन्ने, मुंह खुला का खुला रह गया, आबाक उसे देखते ही रह गए। कितना आनंद भरा था, कितना आनंद भरा था उसके भीतर, क्योंकि जब वह नृत्य कर रही थी तो पूरी तरह से उसमें वो डूब गई थी। देखिए हम कोई भी कार्य करें उसे पूरी तन्मयता के साथ में करें, उसमें डूब कर करें तो निश्चित है कि कार्य आज नहीं तो कल सफल होगा ही सही। और यदि हम कार्य सिर्फ बाहरी मन से करते हैं तो उसमें सफलता हमको नहीं मिलती है। तो वही चीज है कि वह उसमें पूरी तरह से डूब गई और इसी वजह से कितना आनंद भरा था उसका नृत्य, उसके
उसके भीतर कहाँ से वो आनंद उसके भीतर हमें नजर आ रहा था, कहाँ से आता है और मतलब इतना आनंद। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह का कार्य जब लोग प्रस्तुत करते हैं तो कहाँ से आती है, या मतलब कहाँ से आता है इतना आनंद, कि इतना मतलब सुरूर, जो जिस तरह से वो इस चीज को प्रस्तुत कर रही थी वह कोई साधारण व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं कर सकता। तो इस चीज को देख करके हम सब लोग वहां पर चौकन्ने रह गए थे। क्या कोई इतनी उम्र के अंदर भी इतनी सुंदर प्रस्तुति कर सकता है क्या? सभी लोग इस तरह की बातें सोच रहे थे। आगे देखिए क्या होता है। लायूं की सुबह, लायूं आपने देखा था कि यूमधाम से लायूं की यात्रा स्टार्ट हो गई थी। तो लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। बेहद यानी बहुत ही ज्यादा शांत भी थी और सुरम्य यानी रम्य, यानी कहने के मतलब चारों तरफ वहां पर ऐसा रमण कर रही थी सुंदरता कि ऐसा लग रहा था कण कण में सुंदरता विराजमान हो जाके। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई अधिकतर लोगों की जीविका का तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई, यानी वहां की जो शांति और सुरम्यता नजर आ रही थी वो मतलब संपूर्ण वैसी ही नजर आ रही थी, एक हुबहू वैसी ही नजर आ रही थी कि जिस प्रकार से तीस्ता नदी पूर्ण वेग के साथ में अपनी मतलब पूरी तन्मयता के साथ में बहती जा रही है आगे, वैसी ही वहां की शांति और सुरम्यता नजर आ रही थी। अधिकतर वहां के लोगों का जो जीवन था, वहां किस तरह से लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह से लोगों की दिनचर्या थी, क्या वो खाते थे और किसकी वो खेती करते थे, वो देखिए अब आप। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू अपने यहाँ भी आता है। पहाड़ी आलू, दो तरह के आलू आते हैं, एक पुराना आलू होता है, एक नया आलू होता है। तो जीविका का साधन जो था वो पहाड़ी आलू था। धान की खेती, धान होता है चावल, धान के अंदर ही चावल होता है। तो धान की खेती और दारू का व्यापार। दारू यानी शराब, मंदिरा आप जानते होंगे। ये तीनों चीजों का वहां मतलब खेती धान की और आलू की होती थी और दारू का व्यापार आयात और निर्यात होता था। तो सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई, या एकाएक जो लेखिका थी वो भोर हुई और भोर के समय वह अकेले ही टहलने के लिए निकल गई। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी। मेरी उम्मीद थी कि मुझे बर्फ बहुत सारी, जिस जगह पे हम थे वहां बहुत सारी बर्फ देखने के लिए मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। देखिए बहुत सारे पता है आपको कि काफी ऊपर वो पहुंच गई थी, लेकिन होता क्या है पहाड़ी जगहों पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे देखिए ये जो महीना जो शुरू होता है आपके अगस्त सितंबर वाला महीना, तो सितंबर आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, ज्यादा करके जो समय होता है वो होता है आपके नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी। ये 4 महीने जो होते हैं इस समय तो जम जाता है पूरा, मतलब ये बर्फीले इलाके जो होते हैं ना, यहाँ कहीं भी आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी, चारों तरफ बहुत ठंडा, मतलब पानी भी जो होता है ना वो पानी भी जम जाता है, पानी भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब जगह आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, आप देखने ही नहीं जा सकते इतनी बर्फ होती है। तो बता रहे हैं कि लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आता है ये धीरे धीरे बूंद करके पिघलने लगती है और अप्रैल में गलने लगती है कि सूर्य का प्रभाव पड़ने लगता है। रहती तो है लेकिन पूरी नहीं गलती, लेकिन हाँ गलने लग जाती है, झरनों में वापस पानी आने लग जाता है। तो बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल यानी समुद्र लेवल से, सी लेवल का मतलब है समुद्र लेवल से 22 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सॉरी
सी लेवल ये 22 नीचे 43 दे रखा है आपका, नीचे बता रखा है सी लेवल क्या होता है, समुद्र लेवल। समुद्र लेवल यानी बिल्कुल तल से, नीचे से। समुद्र लेवल से हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, यानी कितना ऊंचे पहुंच गए थे, 14,000 फीट की ऊंचाई पर हम पहुंच गए थे, जमीन समुद्र तल से पहुंच गए थे, ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी, लालायित थी, उत्साहित थी। हम मैदानों में आए, लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं थे। वहां के लोगों के लिए ये बर्फ के जो पहाड़ थे किसी स्वर्ग, किसी जन्नत से कम नहीं थे। हम लोग सभी बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे थे। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक पूरा हुआ, पार्ट नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको पार्ट नंबर 13 पढ़ाऊंगी। चैप्टर बहुत बड़ा है और क्वेश्चंस भी इसमें से आएंगे आपके, तो इस वजह से आप लोग बहुत, आपको थोड़ा सा ही रहा है तो आप लोग बहुत ध्यान से सुने और सब चीज अपने माइंड में रखते चले जाएंगे। बहुत कुछ हो गया है इसके अंदर, तो आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करिए। अब नेक्स्ट पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगी।